जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंदा एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑन एवरेज बात करें तो 7 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन स्टैटिक रहते हैं। इसमें मेनली इन्वायरमेंट में जो आपसे पूछता है वो कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोप 28 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोप 29 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोप 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो पेरिस एग्रीमेंट है। मीन वाइल कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पास्ट में पूछी गई हैं, जैसे कि निश क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। इस तरीके के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन वाइल जो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वो आपसे पूछी जा सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सब पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट पार्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, चाहे आपकी फैक्चुअल बातें हुई या कॉन्सेप्चुअल बातें हुई। मेन वाइल इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप एवीकेएस के साथ टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर द पेपर 1 पेपर 2, उसके लिए मिनी टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, तो आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी हमसे जानकारी चाहिए या आपसे कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में वीडियो कंप्लीटेड लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द एवीकेएस क्लासेस। और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इस पूरे वीडियो सेशन में हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़ी हुई सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से एक रिवीजन तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके। आई होप आप लोगों ने चीजें पहले से पढ़ी होंगी तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी चीजें नहीं भी पढ़ी हैं उनको भी एक रफ आइडियाज के वीडियो के बाद हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हम सीधा उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजों से भी रिलेटेड है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें आप पढ़ भी चुके होंगे, तो हम स्पेशली उन चीजों को टारगेट करेंगे जो चीजें आपने वहां पर शायद नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इस चीज को यानी इस वीडियो को कवर करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड दैट विल गिव यू द बेटर इनसाइट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे कवर अप करना है। इस पूरी वीडियो में अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले बेसिक्स पर ही बात करेंगे कि क्या एनवायरमेंट होता है, क्या इकोलॉजी होता है, क्या इकोसिस्टम होता है। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर कंजर्वेशन की जो बातें कही गई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर करी गई हो चाहे नेशनल लेवल पर करी गई हो, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 है। उसके बाद हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका इन सेटू एक्स सेटू कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है, आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है और नेशनल पार्क, उसके बाद जू, इन सब में क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, कौन किस चीज को बना सकता है, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी क्या है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखेंगे कि IUCN क्या है, जो कि स्पीशीज को कैटेगराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट दे हैव, कि वो एंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। सो दे आर सम बेसिक डाटा जो हमें चीजों के बारे में जानना है, बेसिक्स हैं, तो इट इज वेरी इजी। बस चीजों को आप ढंग से साथ साथ करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें एंड ट्राई टू मेक योर रनिंग नोट्स। अगर आप लोगों के पास पहले से नोट्स हैं तो बहुत अच्छा है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी चीजों को बेटर तरीके से रिवाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टर्म इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप रहते हैं, ठीक है, और इस बिल्डिंग में नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। इन्हीं में से किसी एक अपार्टमेंट में आप रहते हैं, मान लीजिए आप इस अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, नंबर 3 में। अब आप इस अपार्टमेंट में जब रहते हैं तो इन्वायरमेंट यहां पर क्या चीज है, आपके आसपास दूसरे अपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग रहते होंगे, यानी लिविंग रहते हैं, ठीक। साथ ही साथ अगर लोग रहते हैं तो दे ऑल्सो यूज कार्स, कार्स भी उनकी खड़ी होती होंगी बिल्डिंग में ही, ठीक है। एज वेल एज दे यूज नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उनके घर में फर्नीचर भी होगा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस भी होंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी होंगे। इसका मतलब ये है कि इस पूरी बिल्डिंग में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरीके के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉन लिविंग्स एंड लिविंग्स। एज लिविंग्स को अगर हम कहें तो बायोटिक कह सकते हैं, और नॉन लिविंग को हम क्या कह सकते हैं, अबायोटिक। इसका मतलब ये है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों का कंपोजिशन है, बस। और यही है एनवायरमेंट, यानी इट इज एवरीथिंग
दैट सराउंड्स अस, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग है। तो इन्वायरमेंट को हम देखते हैं, क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट को? एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, दैट सराउंड्स अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। एवरीथिंग में दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे भैया, बायोटिक भी और एज वेल एज नॉन बायोटिक या अबायोटिक, अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, इसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। अब इन्वायरमेंट तो एक होलसम टर्म हो गया, बहुत बड़ा टर्म हो गया, तो इसमें अगर हम अंदर चलें, हम सिर्फ एक कंपार्टमेंट की बात करें, कंपार्टमेंट, मान लीजिए सभी अपार्टमेंट्स के सामने सरनेम्स होते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपकी पूरी बिल्डिंग में नंबर ऑफ सोशल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, तो दिस अपार्टमेंट बिलोंग टू द हरियाणवीज, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू द बंगाली पीपल, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू द गुजराती पीपल, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू द मराठी पीपल, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू द बिहारी पीपल, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू द तमिलियन पीपल, ठीक है। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये अपने अपने स्फेयर में, अपने अपने हद में रहते हैं। हद का मतलब ये है कि मान लीजिए बिहारीज हैं, बिहारीज के घर पर क्या बन रहा होगा? जनरली मान लो दे ईट लिट्टी चोखा, ठीक है, चावल दाल चावल। उसके बाद अगर हम बात करें बंगालीज के यहाँ पर क्या बन रहा होगा खाने में, कि वहां पर चावल और मछली बन रहा होगा, ठीक है। हरियाणवीज की बात करें, वहां पर दूध दही का खाना ज्यादा हो रहा होगा, घी ज्यादा खाया जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग एक बड़े इन्वायरमेंट में अपने अपने इकोसिस्टम में रहते हैं। तो दिस अपार्टमेंट इज नोन एज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, यानी पूरे इन्वायरमेंट में डिफरेंट इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, ये लिविंग इंटरेक्शंस, मान लीजिए इसमें हरियाणवीज रह रहे हैं, ठीक है, हरियाणवीज वो जो पूरी फैमिली है जिसमें 7 8 10 लोग रहते हैं, वो आपस में बात कर रहे होंगे अपने लोगों से, हरियाणवी में बात कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो बंगालीज आपस में बात कर रहे हैं बंगाली में, उसके साथ साथ उनके घर में जो भी चीजें हैं उसके साथ भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। देखो बड़े इन्वायरमेंट का पार्ट है, बिल्डिंग क्या हो गई आपकी? इन्वायरमेंट हो गई है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, आप लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज नोन एज द इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के अंदर एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को हम कह रहे हैं कि इट इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। यानी जो इकोसिस्टम है ये एक इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन किसका? लिविंग का अदर लिविंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए एनवायरमेंट में अगर हम देखें, अर्थ जो है हमारी, अर्थ के अंदर मान लीजिए जमीन पर लोग जो रहते हैं, जमीन के जानवर अलग तरीके के हैं, पानी के अंदर जो आपके एनिमल्स हैं वो अलग तरीके के हैं, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या है? अलग अलग हैं, दोनों का इकोसिस्टम क्या है? अलग है। तो इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो इकोसिस्टम दो टाइप का जनरली हो जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, दो बेसिस पर अगर हम इसको बांट दें, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स के पार्ट हैं। एक्वेटिक में फिर दो पार्ट कर लेते हैं, मान लीजिए वन इज द मरीन इकोसिस्टम, जो कि सैलाइन वाटर से जनरली रिलेटेड होगा, और दूसरा होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, ये वाला इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेरेस्ट्रियल पर देखें तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले टुंड्रा इकोसिस्टम, जो कि हायर लैटिट्यूड्स में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज योर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी जहां पर पेड़ कम और घास ज्यादा है, खेती ज्यादा की जाती है, लोग रहते हैं। ग्रासलैंड्स के बाद अगर हम देखें तो माउंटेन इकोसिस्टम अलग होता है, माउंटेन इकोसिस्टम, एंड द नेक्स्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। सो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ द इकोसिस्टम जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपने और अपनी सराउंडिंग्स के बीच में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। दो टर्म्स हमने समझी, पहली टर्म हमने समझी दैट इज अबाउट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सारा इन्वायरमेंट है। बिल्डिंग एग्जांपल ले, उस बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उसको हमने नाम दिया इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम अपने आप में क्या होता है? दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंशिएटेड होता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि दो तरीके का नेचुरल इकोसिस्टम, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, वन इज मरीन एंड द अदर इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऑन द टेरेस्ट्रियल बेसिस वी हैव द 5 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन एंड द डेजर्ट इकोसिस्टम।
नाउ कम्स द अदर टर्म दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी जो है वो क्या है, ठीक है, और फिर इसके बीच में हम एक रिलेशन भी बिल्डअप करेंगे। इकोलॉजी की अगर बात करें तो जो टर्म दिया अर्नेस्ट हैकल ने दिया, टर्म टर्म की बात की जाए, सिर्फ टर्म वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, HAECKEL, हैकल। टर्म वाज गिवन, लेकिन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर जो कंसिडर किया जाता है, फादर कंसिडर करते हैं अलेक्जेंडर वी हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वी हम्बोल्ट, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें जो हमने अभी जिक्र किया था, बिल्डिंग, बिल्डिंग सारा क्या है, इन्वायरमेंट है, उसके अंदर अपार्टमेंट्स जो हैं दे आर द इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, और जो नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स होंगे वही इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, इन्वायरमेंट बनाएंगे। इसीलिए अगर हम इकोसिस्टम को कहना चाहें, इकोसिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, ठीक है, अब हम इसको इकोलॉजी में लेकर आ रहे हैं। इकोलॉजी जो है, हमने अभी कहा कि इकोसिस्टम में लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग कंपोनेंट्स विद द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो उसके इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी का रिलेशन भी बिल्ड हो गया। कैसे बिल्ड हो गया भैया, इन्वायरमेंट का पार्ट क्या है, इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसी स्टडी को हमने क्या नाम दे दिया है, इकोलॉजी दे दिया, कि हम उनके इंटरेक्शन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी इकोसिस्टम में दो ऑर्गेनिज्म है, उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आप समझ लीजिए कि म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से फायदा होने का मतलब है कि आप कोरल लीफ का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। कोरल में आपका जूजेंथली है और कोरल है। जूजेंथली जो है वो कोरल को खाना देता है, और जो कोरल जो है जूजेंथली को प्रोटेक्शन देता है, यानी म्यूचुअलिज्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। या दूसरा तरीका देख लीजिए, पैरासिटिज्म, मच्छर ने आपको काटा, ठीक है, आपके और मच्छर के बीच में क्या हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। यहां पर मच्छर को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको तो हार्म पहुंचा है। ये जो इंटरेक्शन है, इसी इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इकोलॉजी आपके इकोसिस्टम की स्टडी है, क्योंकि जो इंसान इंटरेक्शन कर रहा है वो इकोसिस्टम के अंदर ही कर रहा है। इसका मतलब इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, और इकोलॉजी इकोलॉजी का भी तो पार्ट बन गया, क्योंकि भैया हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे किसी को, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को ही तो पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी आपका इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम जो है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी जो है वो स्टडी है, तो उसमें जो फंक्शनल यूनिट पढ़ी जा रही है वो इकोसिस्टम पढ़ी जा रही है। सो दिस इज अबाउट द इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड द योर इन्वायरमेंट थिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, अबायोटिक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ये कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं खाना बनाएंगे, ठीक है। खाना बनाने में उन्हें जरूरत पड़ेगी अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट आई, प्रोड्यूसर ने खाना बना लिया। खाना बनाने में अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स दो पार्ट होते हैं, एक तो फोटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स का एग्जांपल है यहां पर हमारे पास प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। कीमोट्रॉप्स का मतलब है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में सबसे कॉमन एग्जांपल जो है मिथेनोजेंस का है, मिथेनोजेंस, मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे। उसके बाद है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, द नेक्स्ट इज सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। कीमोट्रॉप्स कहा जाता है। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आपने अगर बायोलॉजी में नहीं पढ़ा है तो डोंट स्ट्रेस इट अबाउट, ठीक है, जस्ट चीजें बताई मैंने। प्रोड्यूसर जो है खाना बनाएंगे, उसको कंज्यूम कौन करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हर्बीवोरस कहा जाता है, ठीक है। फिर आ सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, और फिर आएगा आपका टॉप लेवल का या एपेक्स जो आपका कंज्यूमर है वो आ जाएगा। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो उसको डिकम्पोज किया जाएगा, और डिकम्पोज करने में कौन पिक्चर में आएगा, डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स जो हैं, उसने इस बॉडी को क्या कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया। इसमें क्या था, कार्बन कंपाउंड था। अब कार्बन कंपाउंड मान लीजिए दोबारा से सॉइल में ऐड हुआ,
सॉइल मेड हुआ तो दोबारा से प्लांट्स ने क्या करा है, खाना बनाया है। तो इट इज द साइकिल जहां पर आपके इकोसिस्टम में दीस काइंड ऑफ द इंटरेक्शंस, या आपकी इंटरेक्शंस चलती रहेंगी इन द इकोसिस्टम। तो ये तो हुआ आपके कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की बात की जाए तो बायोस्फीयर का मतलब है कि इट इज द एरिया जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट करने में अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पर तीन चीजें, यानी जमीन, दैट इज लिथोस्फेयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, और उसके बाद हाइड्रोस्फेयर। दीज आर द थ्री थिंग्स जिनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, आपका बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं पर आपकी लाइफ क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अगली टर्म जो है इट इज द निश, NICHE। निश की जगह हम इसे इकोलॉजिकल निश भी कह सकते हैं। निश का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से समझें कि किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी फूड चेन में या किसी भी सिस्टम में किसी कंपोनेंट का क्या रोल है, उसे हम निश कहते हैं। इवन निश समझने से पहले आप समझिए हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पर आप रहते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। मान लीजिए शेर जो है, शेर वो जंगल में रहता है, तो उसका हैबिटेट क्या हो गया है, जंगल हो गया है। ठीक है, इट्स द फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका शेर है, शेर का जो हैबिटेट है जंगल। अब अगर हम शेर की बात करें तो शेर एपेक्स प्रेडेटर में या कार्निवोरस में आ जाता है, जिसका रोल है कि वो जो जंगल में जो आपके हर्बीवोरस हैं उनको, या दूसरे कार्निवोरस हैं उनको शिकार करके खाता है। तो बात ये आ गई कि जो आपका निश बना, ये एक फंक्शनल रोल बन गया। निश, इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल एंड पोजीशन। ये किसी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल रोल है या पोजीशन है, कहां पर, उसके हैबिटेट में। अब हैबिटेट में सिर्फ वही तो नहीं रहता होगा शेर, और भी तो रहते हैं, हाइनास भी रहते हैं, चीतास भी रहते हैं, जिराफ भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं उस हैबिटेट में। आज उस हैबिटेट में जो शेर का रोल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि भैया दैट इज द निश, रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम और हैबिटेट। इकोसिस्टम और हैबिटेट, कि उस ऑर्गेनिज्म का उस हैबिटेट में या इकोसिस्टम में, आपका मान लीजिए वही जंगल फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है, उसमें शेर की बात हुई है। फॉरेस्ट जो है वो जंगल उसका शेर का हैबिटेट बन गया। उसमें शेर का क्या रोल है, वो एक क्या रोल है उसका, कार्निवोरस का रोल है, दैट इज द इकोलॉजिकल निश है उसका। ठीक है, इट इज द यूनिक रोल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम निश से आगे चलें तो व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन को समझो। मान लीजिए आपके पास दो इकोसिस्टम है, एक तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है। ठीक है, अब जमीन को अगर हम देखें इस तरह से, ऐसे देख लीजिए कि दिस इज वाटर या मरीन इकोसिस्टम एंड दिस इज लैंडमास। लैंडमास दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है जमीन पर, ये जमीन का और ये वाटर का। यहां पर ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे, यहां पर ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे। इकोटोन है इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया। दिस इज कॉमन एरिया, इकोटोन, इसे इकोटोन कहेंगे। अब इकोटोन की खास बात क्या है, इकोटोन में आपको देखने को मिलता है एज इफेक्ट। ठीक, एज इफेक्ट को समझने से पहले इसको हम डिफाइन कैसे करें, इकोटोन को। इकोटोन को हम कह सकते हैं इट इज द ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इकोटोन कह रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो दो इकोसिस्टम्स के बीच का पार्ट होगा, मान लीजिए यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैंड मास पर मिलती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाटर में मिलती हैं। एग्जांपल ले लीजिए मैंग्रोव्स का। मैंग्रोव्स का, मैंग्रोव्स जो हैं आपके इकोटोन में आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी इट इज द कॉमन जोन जहां पर आपको दोनों तरफ के स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन यानी इकोटोन। अब इकोटोन में अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि अभी समझ लेते हैं। इसमें आपको दिखता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब क्या है, एज इफेक्ट, देखो दो इकोसिस्टम्स हैं और दो इकोसिस्टम्स के बीच में आपका जो कॉमन
ओके, ये एज इफेक्ट क्या, मान लीजिए वाटर के वाटर से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहां पर मिल रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री पर, लैंड मास से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहां पर मिल रहे हैं आपके बिल्कुल बाउंड्री पर। अब इसका मतलब ये है कि जो इकोटोन है, इकोटोन में दोनों तरफ के ऑर्गेनिजम्स होंगे, इधर के भी और इधर के भी, जिसकी वजह से इकोटोन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल एज स्पीशीज डेंसिटी, यानी डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, वो दोनों ही क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और जहां पर ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली वहां पर प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा, कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा। ज्यादा खाना बन रहा है, ज्यादा खाया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ये एज इफेक्ट बिल्कुल यही है। एज इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपको इधर के भी ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं और इधर के भी ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, और दोनों मिलने की वजह से इसे कहा जाता है एज इफेक्ट। यानी इस एरिया में जो कॉमन स्पीशीज हैं जिनको कहा जाता है एज स्पीशीज, क्या कहते हैं, एज स्पीशीज कहते हैं, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द एज इफेक्ट। उसके बाद यहीं पर आपको एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज द इकोलाइन। अब इकोलाइन क्या चीज होती है, देखिए, अगर आप वाटर से लैंड मास की तरफ चलेंगे आपको चेंज नजर आएगा, वाटर से आप लैंड मास की तरफ जा रहे हैं, क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप लैंड मास से वाटर की तरफ जाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। लेकिन कहीं पर भी कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो चेंज नजर आता है, आप जैसे ही एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो जो आपको चेंजेस नजर आते हैं दैट इज नोन एज द इकोलाइन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोलाइन कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इकोसिस्टम के अबाइटिक फैक्टर्स की, कई बार पूछा जाता है कि अबाइटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है। अबाइटिक फैक्टर्स, बायोटिक तो सब लोगों को पता ही है, सारे ऑर्गेनिजम्स बायोटेक बायोटिक में आ जाएंगे, जिसमें हम हर्बीवोरस कार्निवोरस सब चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर जो हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, सब बायोटेक में, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो बायोटिक में आ जाएंगे। लेकिन अबायोटिक जानना जरूरी, अबायोटिक में सबसे कॉमन है लाइट टेम्परेचर, सबसे पहले लाइट, उसके बाद टेम्परेचर, लाइट टेम्परेचर के बाद स्नो, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, ये भी प्रेसिपिटेशन, 4, उसके बाद नाइट्रोजन, वाटर, नाइट्रोजन, वाटर, सॉइल, ठीक। सॉइल के बाद मिनरल्स, विंड, मिनरल्स, विंड, मिनरल्स एंड विंड। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज पीएच लेवल, जो आपकी एसिडिटी को बताता है, पीएच लेवल्स। दीज आर सम ऑफ द अबाइटिक फैक्टर्स जो किसी भी इकोसिस्टम में इंटरेक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इंटरेक्शन तो हमें पता ही, हमने पता भी है तुम लोगों को, हमने भी जिक्र भी किया, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है। सो दिस इज अ थिंग। उसके बाद आपकी ये कुछ अबाइटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, आगे चलते हैं, फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या है एक तरीके से, फूड चेन तो आपको पता है कि एक क्रोनोलॉजी है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक चीज को नहीं खा रहा है, वो नंबर ऑफ चीजों को खा रहा होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो पौधा है, कोई छोटा सा पौधा है, उसको बटरफ्लाई भी खा सकती है, उसको ग्रास ऊपर भी खा सकता है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई को जो है वो फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को भी फ्रॉग खा सकता है, फिर फ्रॉग को जो है स्नेक खा सकता है, और स्नेक फ्रॉग को कोई और आपका बर्ड भी खा सकता है। तो इसे जब यहां पर नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स हो तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। अब फूड वेब में बायोटिक इंटरेक्शन को अगर देखा जाए, बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोटिक इंटरेक्शंस इन फूड वेब, सबसे पहला है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। म्यूचुअलिज्म में बोथ बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर, बोथ बेनिफिट्स फ्रॉम वन अनदर। कई बार ये चीज बहुत कॉमनली पूछ ली जाती है मैच द फॉलोइंग में कि किसका मतलब क्या है। दोनों, जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए बीज का, ठीक है। बीज जो है वो पोलन का काम करती हैं, पौधे उससे और ज्यादा ग्रो करते हैं और उससे उसको शहद रस मिल जाता है, तो दोनों को ही फायदा हो रहा है। दूसरे के बाद अगर हम देखें, द नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म,
कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या मतलब क्या है कि एक स्पीशीज को तो फायदा है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड है। वन इज बेनिफिटिंग, या ऐसे वन गेट बेनिफिट्स, वन गेट्स बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड। ठीक, उसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या है, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, यानी एक जो है आपका हारेगा, मतलब नुकसान, नुकसान का मतलब क्या है। अच्छा, एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या था, हमने बीज का और फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया। कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, पेड़ पर आपने बेले देखी होंगी चढ़ती हुई, ठीक है, जिसको एपीफाइट्स हम कहते हैं। एपीफाइट्स पेड़ के सहारे पर अपना ग्रोथ करती हैं, लेकिन पेड़ को उससे कुछ खास नुकसान नहीं होता है, तो दैट इज कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या है कि वन गेट्स बेनिफिटेड, एक को तो फायदा हुआ, बट द अनदर गेट्स हार्म्ड, अनदर गेट्स हार्म्ड, दूसरे को नुकसान भी हुआ है। एग्जाम्पल है सिंपल सा, वही कॉमन एग्जाम्पल, मच्छर ने आदमी को काटा, मच्छर को तो खून मिल गया पीने के लिए, लेकिन आदमी को क्या हुआ, उससे नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन, इंट्रैक्शन जो है फूड वेब में। नेक्स्ट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या है, एक तो कंज्यूमर है और एक क्या है आपका, प्रे है, यानी एक को तो खत्म होना ही होना है। वन हंट्स द अनदर, हंट्स और कंज्यूम्स द अनदर, कंप्लीटली कंज्यूम्स द अनदर। देखो बात यहां पर वही हुई है, पैरासिटिज्म में भी क्या हुआ था, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किसी रूप में क्या किया था, कंज्यूम किया था, लेकिन वो वैनिश नहीं हुआ था। लेकिन प्रेडेशन में दूसरा क्या है, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला उसे क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। एग्जांपल, शेर किसको खा रहा है, हिरन को खा रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ प्रेडेशन। उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन, बोथ आर नेगेटिवली इफेक्टेड, बोथ आर नेगेटिवली अफेक्टेड। ऐसा कैसे हो सकता है कंपटीशन से, अरे भैया अगर एक के ऊपर एक अपर हैंड पे होगा तो दूसरे वाले के लिए हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, फिर मान लो जो ए ऑर्गेनिज्म है वो पहले अपर हैंड पे था, बी को नुकसान हुआ, बी अपर हैंड पे आया तो ए को नुकसान हुआ। ये हमेशा जब होता है जब शेयरिंग ज्यादा होती है, शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेस। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी जंगल में शेर भी है और टाइगर भी है, दोनों को शिकार करना है हिरन का। अब अगर शेर ने शिकार कर लिया तो जो आपका टाइगर है उसके लिए हिरन कम हो गए, दोनों नेगेटिव इफेक्ट। अगर उसको नेगेटिव आया, अगर यहां पर शेर को टाइगर ने शिकार कर लिया तो शेर के लिए हिरन कम हो गए, तो दोनों के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म का मतलब है कि वन स्पीशीज इज अनअफेक्टेड, इज अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ऐसे, ना अच्छा ना बुरा, बट द अदर्स आर हार्म्ड, अदर्स आर हार्म्ड। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, उस नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना कोई फायदा हो रहा है, वो नॉर्मल एक्टिविटी है उसकी, लेकिन उसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, आपका जो ब्लैक वॉलनट ट्रीज हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ब्लैक वॉलनट ट्रीज, जिसकी वजह से आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। बट वॉलनट जो है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है अपनी, उसे तो कोई नुकसान नहीं है, अफेक्टेड, बाकियों को नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली दूसरे को फायदा दे रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली, वन स्पीशी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग द अदर, डायरेक्ट फायदा ना देकर इनडायरेक्टली दे रहा है, बेनिफिटिंग द अदर। जैसे वही एग्जांपल ले सकते हैं हम, जहां पर हमने कोरल लीफ की बात करी और जूजेंथली की बात करी। कोरल को खाना चाहिए, खाने के लिए गया, उसके बदले उसने क्या प्रोवाइड करा दी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी, इनडायरेक्टली उसने उसको क्या किया है, वो तो अपने खाने के लिए गया था, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फैसिलिटेशन।
उसके बाद अगर हम बात करें पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, and the third pyramid is pyramid of productivity. These are the three pyramids of the ecological इकोलॉजी। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखें कि 3 पिरामिड्स कौन से होते हैं। तीनों के 3 इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, तीनों के 3 इन्वर्टेड हैं। यानी अगर हम बात करें नंबर्स की, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा होंगे, उसके बाद प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम, और एपेक्स जो है उससे भी कम होंगे। तो ये तो इन्वर्टेड हो गया। साथ ही साथ बायोमास की अगर हम बात करें, बायोमास में ड्राई वेट की बात हो रही है, यानी एनर्जी की एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट लेवल है उसका बायोमास क्या होगा, ज्यादा। सेकंड लेवल पर बायोमास क्या हो जाएगा, कम। थर्ड लेवल पर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यानी जो बायोमास का पिरामिड है वो भी कैसा आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है। ठीक है, फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी, इसको एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। एनर्जी फर्स्ट लेवल पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की 100% है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं दे आर 10%, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स 1%, टर्शरी कंज्यूमर्स 0.1%। इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो इस वाले को, ये पिरामिड बना। पिरामिड में सबसे पहले क्या आ गया, आपका प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स की एनर्जी है 100%। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, एनर्जी है 10%। फिर आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एनर्जी है 1%। फिर आ गए आपके टर्शरी कंज्यूमर्स, एनर्जी है 0.1%। फिर आ गए आपके एपेक्स, जहां पर एनर्जी है 0.01%। यानी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पिरामिड जो हैं वो इन्वर्टेड ही चलेंगे। ठीक है, नाउ इकोलॉजिकल हायरार्की। अगर हम इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो दिस इज द सीक्वेंस। क्या चीज किसको बनाती है, सबसे पहले इंडिविजुअल स्पीशीज की बात की जाए। ठीक है, इंडिविजुअल की, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी सिंगल स्पीशीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है आपस, एक स्पीशी है जो आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। अब होमोस्पीशीज की कितनी गिनती कहीं पर रहती है उसे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इट इज द ऑर्गेनिज्म दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल क्या, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब होमोसेपियंस का जो पूरा ग्रुप है जो आपस में क्या कर रहा है, इंटरब्रीडिंग कर रहा है। इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। उसका पूरा ग्रुप क्या कहा जाएगा, पॉपुलेशन कहा जाएगा। उसके बाद अब मान लीजिए होमोसेपियंस बाकी जानवरों के साथ लिविंग जिसमें है, जैसे आपके फ्लोरा और फोना दोनों आ जाते हैं, वो कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कम्युनिटी। उसको क्या कहा जाएगा, कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल जो आदमी है होमोसेपियंस, वो जंगल में रहते हैं, या मान लीजिए ग्रासलैंड्स में रहते हैं। ग्रासलैंड्स में क्या चीज ज्यादा है, क्यों नाम पड़ा उसका, क्योंकि वहां पर क्या ज्यादा है, ग्रास ज्यादा है। जंगल का नाम फॉरेस्ट क्यों पड़ा, फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि वहां पर पेड़ ज्यादा है। तो जो चीज डोमिनेंट पॉपुलेशन होती है, डोमिनेंट पॉपुलेशन, डोमिनेंट पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। जब किसी एरिया में किसी एक स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी, तो उस डोमिनेंट पॉपुलेशन के नाम पर वहां का क्या पड़ जाएगा, इट इज द कम्युनिटी। जैसे ग्रासलैंड में ग्रास ज्यादा, तो उसका नाम पड़ गया ग्रासलैंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। डिफरेंट कम्युनिटीज जहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। और इकोसिस्टम से बनता है फिर बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। दिस इज अ इकोलॉजिकल हायरार्की। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी पर। बायोडायवर्सिटी, नाम में ही क्या आ रहा है, मतलब छिपा हुआ है। बायो का मतलब क्या है, लिविंग, और डायवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, या एक तरीके से कह लीजिए जिसमें वेरिएशन कहा जाता है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो इसके साफ तौर पर क्या कहा जाता है, इट इज द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी among the living organisms, variability among the living organisms is known as the biodiversity। इसे हम बायोडायवर्सिटी कहेंगे। फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, कहां कहां पर हम चेक कर रहे हैं,
वेरिएबिलिटी फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। ऑल द सोर्सेस का मतलब है टेरेस्ट्रियल भी, उसके बाद एक्वेटिक भी और एरियल भी, ठीक है। वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, दैट इज टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड एरियल। तीनों जगहों पर जो है आपका, जैसे हमने कहा था बायोस्फीयर क्या है आपका, लिथोस्फीयर यानी जमीन, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एटमॉस्फेयर यानी एयर। तो तीनों जगह पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द। उसके बाद अगर हम देखें सारी स्पीशीज में से 70% ऑफ द स्पीशीज आर एनिमल्स। अर्थ पर 23% स्पीशीज की बात करें तो इट इज फ्लोरा, प्लांट्स, फंगाई एक्सेट्रा। 23% स्पीशीज ये आ जाती हैं ऑफ द टोटल। उसके बाद अगर हम एनिमल्स में से इस वाले पोर्शन में से सबसे ज्यादा बात करें तो इस 70 में से 70% जो है दीज आर इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा क्या है, कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं ऑफ द टोटल फोना। यानी टोटल जो फोना है, टोटल बायोडायवर्सिटी में से 70% किसका पोर्शन है, फोना का, जानवरों का, जिसमें से 70%, मान लीजिए 70% का मतलब है कि 1000 में से 700 सिर्फ जानवर ही हैं, 700 में से फिर उसका 70% जो है, ठीक है, दैट इज 490, वो क्या है, सिर्फ इंसेक्ट्स ही है। तो 23% अगर बात करते जाए तो फ्लोरा। लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, अमेज़न पर, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहां पाई जाती है। उसके बाद पूरी दुनिया में अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म नहीं है और वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब क्या है कि अगर हम मान लें दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोलर, पोलर रीजन, दिस इज पोलर रीजन, तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमेशा बायोडायवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होगी, हमेशा हमेशा डिक्रीज होगी पोलर रीजन की तरफ। यानी बायोडायवर्सिटी का जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन। इसीलिए जो आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहां पर आपको बायोडायवर्सिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। वहीं पर आपको पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, जानवर ज्यादा मिलेंगे, ऑल दोस थिंग्स विल बी मोर इन द नंबर्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्यों मिल रही है इक्वेटर रीजन पे, क्योंकि इक्वेटर रीजन पे साफ तौर की बात है, आप लोगों को पता ही है, खाना बनाने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स, सनलाइट ज्यादा, सनलाइट ज्यादा तो फूड की प्रोडक्शन ज्यादा, फूड की प्रोडक्शन ज्यादा तो प्रोड्यूसर ज्यादा, प्रोड्यूसर ज्यादा यानी कंज्यूमर भी ज्यादा। इसलिए बायोडायवर्सिटी कहां पर ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल पर ही ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम चलें आगे, स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी, नाउ स्पीकिंग अबाउट द स्पीशीज डायवर्सिटी। देखो, डायवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशन। अब यहां पर बात यह हो रही है कि किसी एरिया में कितनी स्पीशीज डाइवर्स पाई जाती हैं। तो एक रेशो है, सिंपल सा रेशो है किस चीज का, कि स्पीशी वन पॉपुलेशन, यानी किसी एक सिंगुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दैट एरिया। इस रेशो को कहा जाता है स्पीशी डाइवर्सिटी। अगर ये रेशो आया जीरो, जीरो का मतलब है कि नीचे वाला वैल्यू बहुत ज्यादा है, जीरो आया तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, क्लोजर टू जीरो जाता रहेगा उतना ही इनफाइनाइट, यानी उतनी स्पीशीज क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर ये आया पहला केस जीरो, अगर दूसरा केस आया वन, इसका मतलब ऊपर जो वैल्यू है नीचे उतनी ही पॉपुलेशन है, उतनी ऑर्गेनिजम्स हैं जितने ऊपर वाली पॉपुलेशन के हैं। इसका मतलब तो ये है कि उस एरिया में सिर्फ यही स्पीशीज रह रही है, कोई और स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि सिंगल स्पीशीज और नो डाइवर्सिटी, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तो अगर आपकी जो जीरो की तरफ वैल्यू जाएगी इस रेशो की तो कहेंगे कि हाँ इट इज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर वन की तरफ जाएगी तो हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी बहुत कम है, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इस एरिया में, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस, इसका मतलब क्या है, इसे कहेंगे कि भैया किसी एक एरिया में अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा, अभी हमने देखो ये चार्ट बनाया था, दिस थिंग, दिस कम्युनिटी, कम्युनिटी में हमने क्या कहा था कि कम्युनिटी क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज का एक समूह है
और जो पॉपुलेशन यानी जिस स्पीशीज का पॉपुलेशन ज्यादा है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया हमने, कम्युनिटी नाम रख दिया। तो स्पीशीज की रिचनेस क्या दिखाती है कि इस कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशंस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस, ओके। इसका मतलब है कि इट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। इट इज सिंपली अ काउंट ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जहां पर हमने देखा था कि डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पॉपुलेशन डोमिनेंट है उसके नाम पर हमने कम्युनिटी का नाम रख दिया, इसे हम स्पीशीज रिचनेस कहेंगे, सिंपल नंबर के तरीके से मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस, इवननेस का मतलब क्या है कि भैया इट रेफर्स टू द, मान लो दो स्पीशीज हैं आपके पास, तीन स्पीशीज हैं, स्पीशी नंबर 1, स्पीशी नंबर 2 एंड स्पीशी नंबर 3। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 100 है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 50 है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 70 है। पहला केस ये मान लिया हम, यानी यहां पर जो पॉपुलेशन आ रही है स्पीशीज की वो अनइवन आ रही है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, इवननेस ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पॉपुलेशन 100 है तो इसकी भी 95, इसकी भी क्या हो 105, यानी अगर तीनों स्पीशीज की पॉपुलेशन एक जिनका नंबर क्या रहेगा आसपास रहेगा, हम कहेंगे कि उस एरिया में स्पीशीज क्या है, इवननेस एग्जिस्ट करती है, उसमें सभी स्पीशीज की पॉपुलेशन एक ही ब्रैकेट में आ रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम अगली चीज पर चलेंगे जो कि सबसे जरूरी चीज भी आ जाती है, कंजर्वेशन की चीज। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बायोडायवर्सिटी के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में। और कंजर्वेशन में सबसे पहले हमें कैटेगराइजेशन देखना है कि किस स्पीशीज की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं और उसका तरीका क्या है। सबसे पहले स्पीशीज है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज उन स्पीशीज को कहा जाता है दैट आर वेरी क्रूशियल फॉर द इकोसिस्टम। वैसे तो सारी स्पीशीज इकोसिस्टम के वेलफेयर के लिए बिल्कुल क्रूशियल होंगी, लेकिन ये ऐसी स्पीशीज हैं, अगर ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई या गायब हो गई तो पूरे इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी फूड चेन से एपेक्स प्रेडेटर को गायब कर दो, शेर को गायब कर दो, जो हिरन है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कार्निवोरस हेर्बिवोरस की पॉपुलेशन, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई घास नहीं बचेगी। घास नहीं बचेगी तो ग्रास होपर्स नहीं बचेंगे, तो पूरा फूड चेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कीस्टोन स्पीशीज आर द क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अदर स्पीशीज। अदर स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए भी ये क्या है, क्रूशियल है, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एशियाटिक लायन या कोई भी कार्निवोरस एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज का हमारे इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। कैसे कि इट दे टेल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी हो रही है। जैसे हम बात करें फ्रॉग्स की, उसमें अफ्रीकन कैटफिश की भी बात कर सकते हैं कि मान लो कोई ऐसी फिश है या कोई ऐसा फ्रॉग है जो साफ पानी में रहना पसंद कर रहा है, तो वहां से अगर मान लो जो मेंढक है वो बाहर आ गए, फ्रॉग्स बाहर आ गए, इसका मतलब पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि दे टेल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम। एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कोरल रीफ का। जैसे हमें पता है कि कोरल रीफ जो है वो हमेशा टेम्परेचर पर और सैलिनिटी पर वेरी करते हैं। तो जब भी आपका टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, सैलिनिटी में वेरिएशन आएगा, हमेशा कोरल रीफ जो होंगे उनमें डिक्लाइन आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग सकता है कि ओके दीज आर द इंडिकेटर्स। तो जब भी हम बात करते हैं कि वाटर की सैलिनिटी जो है वो ऑल्टर कर रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो कोरल रीफ्स हैं दे आर इंडिकेटिंग कि हाँ भैया पानी की सैलिनिटी में डिफरेंस आया है, एज वेल एज देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर एज वेल। तो दीज आर द इंडिकेटर स्पीशीज, दे रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जांपल है फ्रॉग्स एंड द कोरल रीफ्स। नाउ इट इज द एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है और वो ज्योग्राफिकल एरिया को एक अलग से पहचान भी देती है, जैसे कि लायन टेल्ड मैकॉय वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड टू द ज्योग्राफिकल एरिया, इनको सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये उसी एरिया में पाई जाती हैं, किसी और एरिया में नहीं पाई जा सकती कि मान लो चलो आज यहां खत्म हो गई तो वहां से हम ले आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर एंडेमिक टू दैट स्पेसिफिक एरिया ओनली। तो एंडेमिक स्पीशीज जब भी होगी सिक्योरिटी की बात होगी। यानी हम यहां पर स्पीशीज को कुछ ऐसे देख रहे हैं कि जब भी कंजर्वेशन की बात आएगी कि हमें किसी स्पीशीज को कंजर्व करना है तो वो स्पीशीज कंजर्व क्यों करनी है। क्या वो कीस्टोन स्पीशीज है, ओके। क्या वो इंडिकेटर स्पीशीज है, ओके। क्या वो एंडेमिक स्पीशीज है, ओके। इंडिकेटर कीस्टोन होगी तो वो जरूरी है इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, इंडिकेटर होगी तो वो जरूरी है उस इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में जानने के लिए, एंडेमिक होगी तो ये कहीं और तो मिलती नहीं है, इसको यहीं पर सिक्योर करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज इट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज।
इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब है कि दीज आर नॉन नेटिव, एंडेमिक का ऑपोजिट है, ये कहीं और हैं, कहीं और मिलती हैं, यहां पर आ गई हैं। एग्जांपल है वाटर हायासिंथ का। ये क्या करता है, दे डिस्टर्ब द लोकल बायोडायवर्सिटी, ये लोकल बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें, इनको सिक्योर क्यों कर रहे हैं, इनको हम सिक्योर नहीं कर रहे हैं, इनसे हम लोकल बायोडायवर्सिटी को क्या करेंगे, बचाएंगे। यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को क्या करना है हमें, एक तरीके से बढ़ने से रोकना है। ठीक है, आप इस चीज का एग्जांपल भी देख सकते हैं। इस चीज का कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुना होगा, लंटाना वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वो काफी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो सुंदर से फूल होते हैं उसके। बट जो लंटाना है वो आपकी लोकल स्पीशीज को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए लोकल स्पीशीज को बचाने के लिए हमें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा, उस एरिया से हटाना पड़ेगा। ये भी कंजर्वेशन में ही आएगा, क्योंकि हम इन्वेजिव को बढ़ने से रोक रहे हैं ताकि लोकल स्पीशीज क्या हो, बच जाएं। ठीक है, दैट डिस्टर्ब्स द लोकल बायोडायवर्सिटी, वाटर हाइसिंथ, लंटाना। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब है कि दे आर द कैरिस्मेटिक, उस स्पीशीज की वजह से उस एरिया का नाम हो जाता है। जैसे कि इंडियन एलिफेंट होता है, उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है। ये वहां के कल्चर में, ये वहां के नॉर्मल इकोसिस्टम में अपना एक अलग रोल रखते हैं, तो इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंडियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी अपनी एक अलग पहचान है, तो फ्लैगशिप है, यानी जरूरी है। उसके बाद अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज देखो बड़ा ही पेचीदा सा सीन है। इनको कंजर्व करना इसलिए जरूरी है कि अगर इनको कंजर्व करेंगे तो इनको हैबिटेट का भी कंजर्व करना पड़ेगा, और इनका जो हैबिटेट है वो क्रूशियल है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबंस में रह रहा है। अगर हम बंगाल टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उसके हैबिटेट यानी सुंदरबन के मैंग्रोव्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा। और सुंदरबन के जो मैंग्रोव्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं फाउंडेशनल स्पीशीज। अब फाउंडेशनल स्पीशीज से सबसे पहले अम्ब्रेला स्पीशीज पर बात करते हुए दोबारा, कि भैया ये वो स्पीशीज हैं जिनको कंजर्व करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इनकी वजह से बाकी इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। जैसे कि बंगाल टाइगर को कंजर्व किया सुंदरबन में, प्रोटेक्टिंग देम एड्स द कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट, लीडिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। यानी इनको कंजर्व करते करते हम बाकी इकोसिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एग्जांपल है बंगाल टाइगर, सुंदरबन को कंजर्व करोगे, बंगाल टाइगर को कंजर्व करोगे तो सुंदरबन ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा। सुंदरबन जो है वो एक फाउंडेशनल स्पीशीज है। फाउंडेशनल स्पीशीज का मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसको कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बाकी इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, साथ ही साथ इवन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स को भी क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज। जैसे सुंदरबन को रिजर्व आप सिक्योर करोगे तो इट विल शेप एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, मेंटेन द इकोसिस्टम, maintain the ecosystem and resource to the others। एग्जांपल है इसका मैंग्रोव्स। तो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, जहां पर हम ध्यान रखते हैं कि कंजर्वेशन करते वक्त कि उस स्पीशीज किस कैटेगरी में आती है। नाउ कंजर्वेशन जो है वो दो टाइप का होता है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इन सिटू कंजर्वेशन को समझते हैं। इन सिटू का नाम है इन सिचुएशन। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई आपका फ्लोरा है, फोना है, वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल लॉयन। ठीक है, अब एशियाटिक लाइन मान लो कहीं पर पाया जा रहा है, ठीक है, मान लो गिर में पाया जा रहा है, तो हमें उसको वहीं पर सिक्योर करना है। ठीक है, जब हम उसको वहीं पर सिक्योर करेंगे, यानी उसके जिन जंगलों में पाया जा रहा है उन जंगलों को हम क्या कर देंगे, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे, जिससे हम वहां पर हंटिंग, पोचिंग, कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि जो शेर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या कर सके, जीवित रह सके, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। इसे कहा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी विद इन देयर द नेचुरल हैबिटेट्स। उन्हें वहां से हम कहीं और डिसलोकेट नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ही जिस एरिया को हमने, जिस एरिया में वो पाए जा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, हैबिटेट में हमने बात करी द फिजिकल एनवायरनमेंट, शुरुआत में बात करी थी फिजिकल एनवायरनमेंट, उस फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या कर दो, सिक्योर कर दो, ताकि उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसको कैसे किया जाता है, डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज एज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी हम उस एरिया को क्या बना दें, नेशनल पार्क बना दें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें, तो वो एरिया क्या हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। ये हमेशा स्पीशीज ओरिएंटेड होते हैं इन सिटू। स्पीशीज ओरिएंटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उस एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन कम है, तो हम उस एरिया को कंजर्व करके कह देंगे इट इज द टाइगर रिजर्व। यहां पर हमें टाइगर को कंजर्व करना है, यहां पर ना कोई रोड निकाला जाए, ठीक है, रोड यहां पर कोई इंडस्ट्री सेटअप ना की जाए, ठीक है, यहां पर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना लाया जाए, क्योंकि टाइगर को क्या करना है, टाइगर रिजर्व है वहां पर, उस एरिया को हमने डेजिग्नेट कर दिया है रिजर्व, यानी इट इज द प्रोटेक्टेड लैंड ओवर हियर। उस एरिया में हाथी ज्यादा मिलते हैं। अब उस एरिया में जब हाथी ज्यादा मिलते हैं, उनकी पॉपुलेशन को हमें सिक्योर करना है, तो उस एरिया को हमने क्या कर दिया है, एलिफेंट रिजर्व के नाम से डेजिग्नेट कर दिया है, कि उस एरिया में भी आप क्या ना करें, क्या 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 ना करें भैया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना लेकर आए, कोई बड़ा इंडस्ट्री सेटअप ना करें। अब देखो यहां पर भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर भी प्रोटेक्टेड एरिया है,
ऐसा भी तो कर सकते थे हम कि हाथियों को डिसलोकेट करके यहां ले आते या टाइगर को डिसलोकेट करके वहां ले जाते और कहते कि एक एरिया में दोनों रह लें, इसको हम यूज कर लेते हैं। नहीं, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट ये है, एलिफेंट का नेचुरल हैबिटेट वो है। दोनों को उनके नेचुरल हैबिटेट में सिक्योर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने जाना था कि नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और फिजिकल एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन ही इकोलॉजी कहलाती है। तो बेसिकली वो लोग अपने इन्वायरमेंट में ज्यादा क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, एंड फॉर देयर नॉर्मल हेल्थ, फॉर देयर नॉर्मल वेलबीइंग, उन्हीं के एनवायरमेंट में उनको क्या करें, कंजर्व करें। दिस इज नोन एज द इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में सबसे कॉमन एग्जांपल आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी आपका इन सिटू कंजर्वेशन है। आगे चलकर हम अभी डिफरेंस समझेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आ जाती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन एक तरीके से एडिशनल सपोर्ट है। एडिशनल सपोर्ट का मतलब है कि मान लो उस एरिया में जो टाइगर थे, अब उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि अगर इनको यहीं छोड़ा जाए तो हो सकता है कि ना बचे, खतरा है। तो एक काम करते हैं, डिसलोकेट करके किसी और एरिया में लेके जाते हैं जहां इनके लिए इन जैसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा एक एरिया में। वहां पर केयर टेकर्स होंगे, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर मेडिकल, इनकी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक्स सीटू जो है वो इन सीटू का एक एडिशनल लेवल है कि जब जहां पर हमें क्या चाहिए होती है, एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है, जहां पर प्रॉपर मेडिकल टीम्स होंगी, प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। और हो सकता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू कर दे तो हम दोबारा से इनको क्या कर दें, इनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर दें। इट इज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यूज्ड व्हेन इन सिटू इज नॉट फिजिबल। जब इन सिटू फिजिबल नहीं होता है तब हम सिटू को अडॉप्ट करते हैं। एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल है सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और इसके एग्जांपल है बोटैनिकल गार्डन्स एंड द जू। आप जिस जू में जाते हैं, जानवर देखना, फोटो खिंचवाना एंड काइंड ऑफ अ पिकनिक मनाना ही सिर्फ जू का टारगेट नहीं है, एज वेल एज वहां पर काम किया जाता है कि आप जानवरों को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, द इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। अभी हम आगे चलकर समझते हैं कि जो आपका नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर में और जू में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कौन इनको डेजिग्नेट कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं कि क्या कहता है। सो दिस इज अबाउट योर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम बात करें कि इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बाद, कंजर्व करने के बाद देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया बट अकाउंट फॉर 7.4% ऑफ द ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज। यानी लैंड तो कम है लेकिन दुनिया में जितनी स्पीशीज हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया में है। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस, इंडिया रैंक्स 7th इन द मैमल्स, 9th इन द बर्ड्स एंड 5th इन द रेप्टाइल्स। And according to the World Conservation Monitoring Center of UN, India is one of the 17 mega diverse country। यानी इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया के सबसे जो 17 मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया भी एक है। यही बात कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल 36 ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 4 इंडिया में, दुनिया भर में 36 ग्लोबली आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसमें से 4 इंडिया में। कौन कहां कहां पर? हिमालयाज, उसके बाद द वेस्टर्न घाट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द निकोबार आइलैंड्स। ये 4 हिस्से। अब देखते हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि ग्लोबल लेवल पे लिए गए हों टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, द फेमस। ओके, लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है, established in 1992 during the Earth Summit in Rio de Janeiro। ठीक है, ब्राजील में ये चीज जो समिट हुआ था, अर्थ समिट इसको हम फेमस कहते हैं, उसी में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन किया गया। It aims to achieve sustainable development through three main goals: the conservation of biodiversity, okay, sustainable utilization of components, sustainable use करेंगे, and fair sharing of the benefits, सबको शेयर बांटेंगे। 196 parties to the convention except US। US इसका पार्ट नहीं है। India is also part। ओके, कार्टाजेना प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 2000 में, बट एनफोर्स हुआ 2003 में। उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो पार्टी, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इज ऑल्सो पार्टी। What it focuses upon, what it want to achieve, it focuses on the safe handling, transport and use of the living modified organisms, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है, उसका सेफ हैंडलिंग हो, सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सेफ यूज हो, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल कह रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज it is Nagoya Protocol। It was adopted in 2010 but enforced in the 2014
ऑन द असेस ऑफ एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी का असेस है उसका बेनिफिट शेयरिंग को लेकर नागोया प्रोटोकॉल साइन हुआ। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ सीड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बोन चैलेंज, बोन चैलेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के हिसाब से भी, क्योंकि बोन चैलेंज का काम क्या है? बोन चैलेंज जो है न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑन द फॉरेस्ट की बात करता है कि हमें जो डिग्रेडेड लैंड है, डिफॉरेस्टेड लैंड है, उसको दोबारा से फॉरेस्टेड बनाना है, और करीबन 350 मिलियन हेक्टेयर्स को ये ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट करते हैं। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया वॉलंटरली, और इंडिया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को क्या करता है? टारगेट करता है। और इट टारगेट्स दैट डिफॉरेस्टेड लैंड की हमें दुनिया भर में जितना भी डिफॉरेस्टेड लैंड है, इस पर जंगल नहीं है, उसमें जंगल उगाने हैं। कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च इन द 2011। किसने लॉन्च किया था? जर्मनी प्लस IUCN। IUCN के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स ने इसको क्या किया? वॉलंटरली ही एक तरीके से ज्वाइन किया, जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जब बात होगी तो हम नंबर ऑफ चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ चीजें डिस्कस करने में अगर हम सबसे पहले यहां पर जिक्र करें, सबसे पहले तो अगर हम वर्ल्ड का डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया के केस में देखते हैं कि इंडिया के केस में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। इंडिया में बनाई जाती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि 2003 में बनाई गई। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। बायोडाइवर्सिटी के बाद चलेंगे हम वाइल्ड लाइफ पे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, जब बनाई गई, established in 2003 अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगर किसी एक्ट के तहत कोई बॉडी बनाई जाए तो वो बॉडी क्या बन जाती है? स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है, स्टैच्यूटरी बॉडी। यानी जो NBA है, इट इज द स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ कंजर्वेशन की किसकी बात करती है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करती है। हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका रोल क्या है? इट प्रिवेंट्स द बायोपायरेसी, बायोपायरेसी रोकती है। उसके साथ अगली चीज जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज करती है। किस लिए एडवाइज करती है? काम क्या है इसका? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इट इज अ, कह सकते हैं कि स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन इट इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अ रिकमेंडेटरी बॉडी। रिकमेंडेटरी बॉडी का रोल अदा कर रही है, जो कि दोनों सरकारों को, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर एडवाइस करती है। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद मूव करेंगे हम वाइल्ड लाइफ पर, और वाइल्ड लाइफ में इंडिया के केस में सबसे पहले एक्ट आएगा आपका 1972 का एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया। स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी, इट वाज अटेंडेड बाय द उस टाइम की PM श्रीमती इंदिरा गांधी। और उसके बाद जिक्र ये आया कि हमें वाइल्ड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। 1972 का एक्ट पास किया गया। ध्यान रहे, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि विच वाज द फर्स्ट एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। यहां पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात हुई है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड मैटर कनेक्टेड टू देम, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? इसने कहा कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का आप वो कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इन सीटू में पता है कि क्या बनेंगी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, ठीक है, और प्रोटेक्टिव एरियाज कह सकते हैं हम इन सबको, रिजर्व फॉरेस्ट्स ये बनेंगे। एक्स2 में क्या बनेगा? जू एक्सेट्रा, बोटेनिकल गार्डन एंड ऑल। और इस एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात करी गई, जो कि भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा? एडवाइज करेगा फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि इन द प्रीवियस केस कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही थी, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी का भी बोर्ड बनाया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ वार्डन
भी अपॉइंट किया गया यहां पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें सबसे जरूरी चीजों को अगर हम डिस्कस करें तो क्या की जाती है। इस एक्ट में 6 शेड्यूल हैं, 6 शेड्यूल ओरिजिनली। ओरिजिनली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चेंजेस आएंगे। शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल नंबर 1 क्या कहता है, ये बात करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है। जो शेड्यूल नंबर 2 है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है अगेन स्पीशीज विद स्पीशीज लेस एंडेंजर्ड, जो कि एंडेंजर्ड, दोनों में बात की जा रही है प्रोटेक्शन की, दोनों में। शेड्यूल 3 जो बात करता है, और 4 दोनों एक साथ होते थे, 3 और 4 में नॉट एंडेंजर्ड, ऐसे स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन फिर भी उनकी किसकी बात की जा रही है, प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। भी देखेंगे एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्या है, इसी लिस्ट क्या कहती है। शेड्यूल 5 क्या कहता था, शेड्यूल 5 डिफाइन करता था वर्मिन को। नाउ व्हाट इज वर्मिन, वर्मिन कोई ऐसा स्पीशीज है जिसको कोई खतरा नहीं है एक्सटिंक्ट होने से, लेकिन सरकार क्या कर सकती है कि सरकार उसे उसकी पॉचिंग अलाउ कर सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं नील गाय, ठीक है। तो शेड्यूल 5 जो है वो प्रोटेक्शन की बात नहीं करता, और वो वर्मिन को एक्सप्लेन करता है। वर्मिन वो जानवर है जिससे जो आपकी ह्यूमन प्रॉपर्टीज हैं, खेती बाड़ी को नुकसान हो रहा है, तो उसकी पॉचिंग या उसकी हंटिंग को अलाउ किया जा सकता है। शेड्यूल 6 में जो बात की गई है, शेड्यूल 6 में सिर्फ प्लांट्स की बात की गई है। प्लांट्स की क्या, ऐसे प्लांट्स जिनकी कल्टीवेशन और ट्रेड क्या कर रखी हो, प्रोहिबिटेड। तो दीज आर द 6 शेड्यूल्स ऑफ द ओरिजिनली 1972 का एक्ट, जो कि 6 शेड्यूल्स के साथ बात करता है। पहले में एंडेंजर्ड स्पीशीज का प्रोटेक्शन, दूसरे में स्पीशीज का प्रोटेक्शन लेकिन जो एंडेंजर्ड नहीं है, 3 और 4 में ऐसे स्पीशीज का प्रोटेक्शन जो कि जिनमें कोई खतरा ही नहीं लेकिन फिर भी उनको प्रोटेक्ट करना ही करना है। 5th वर्मिन, जिनको प्रोटेक्ट नहीं करना है, हंटिंग अलाउड हो सकती है। शेड्यूल 6 में प्लांट्स यानी कल्टीवेशन, ट्रेड और प्रोहिबिटेड। साथ ही साथ कुछ बॉडीज भी बनाई गई इस एक्ट के अंडर। अगर वो बॉडीज बनेंगी तो ऑटोमेटिकली वो बॉडीज कैसी होंगी, स्टैच्यूटरी बॉडीज होंगी, जिसमें सबसे पहला है नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन भी पूछ चुका है यूपीएससी, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। अगेन, अगर नेशनल बना है तो स्टेट में भी बनेगा, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी, तीसरी बॉडी सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसका हेड कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर जो हैं वो इसके हेड होंगे। द नेक्स्ट बॉडी जो बनाई गई इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके भी हेड कौन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं वही इसके भी हेड होंगे। एंड द नेक्स्ट बॉडी इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी ऐसे क्राइम्स जो कि वाइल्ड लाइफ को लेकर किए जाएंगे उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, और इसका जो हेड होंगे ही वुड बी, इसके जो डीजी होंगे डायरेक्टर जनरल, ही वुड बी एन आईपीएस ऑफिसर। उसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। अगर बात करें सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कौन करता है, सबसे पहले इस एरिया को डिक्लेयर करने की जो पावर है इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है कि दिस एरिया इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड
रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, नो क्लियर बाउंड्री, नो क्लियर बाउंड्री। यानी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि भैया जंगल में लकड़ी पड़ी है, आप लकड़ी लेकर आ सकते हैं, यानी कि आप पेड़ काटेंगे, ठीक है, पेड़ नहीं काट सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं दे आर जनरली स्पीशीज ओरिएंटेड। स्पीशीज ओरिएंटेड का मतलब है किसी एक स्पीशीज को ध्यान में रखकर उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, सबसे ज्यादा सेंचुरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कैसे बनाए जाते हैं, इनको सैंक्शन करने का या डेजिग्नेट करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इनकी जो कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अगर प्रमोट कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए तो बन सकता है नेशनल पार्क। लेकिन नेशनल पार्क को डिमोट करके कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम नेशनल पार्क तो बना सकते हैं, बट नेशनल पार्क से कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकती। और कह सकते हैं इज द अपग्रेडेशन, इसमें कंजर्वेशन का क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन ऑफ द कंजर्वेशन, अपग्रेडेशन। अब यहां पर नेशनल पार्क जो है इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाएगी। अब इसको समझते हैं कि जो आपका नेशनल पार्क है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कौन अलाउ कर सकता है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी, बट कैन बी अलाउड बाय द वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन। और हमने अभी जिक्र किया था कि वाइल्ड लाइफ वार्डन किसके अंडर बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनाया गया। अगर वो चाहे तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री क्लियर कट बाउंड्री होती है, क्लियर कट बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री। इनफैक्ट मान लो ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर भी कोई नेशनल पार्क हो सकता है, ठीक, इसके अंदर पार्क हो सकता है। उसके बाद पहला नेशनल पार्क अगर हम भारत की बात करें, अगर इंडिया में सेंचुरीज की बात करें तो देर आर 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क की बात करें तो मोर देन 106 एंड 7 नेशनल पार्क इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क जो है इंडिया में जिम कॉर्बेट पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, 1936 में स्टैब्लिश हुआ, 1936 में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया में जो है इट इज द हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, लद्दाख में है, सबसे बड़ा यहीं पर एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर बात आई है वाइल्ड लाइफ वार्डन की। अब वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है किसी एक्ट के अंडर बनी है, यानी इसका स्टेचुरी अथॉरिटी है, स्टेचुरी अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, सभी कंजर्वेशन एरियाज, चाहे तो नेशनल पार्क हो चाहे वो सेंचुरी हो, वहां के प्रोटेक्शन को मैनेज करना है, वहां पर एक्टिविटीज को अप्रूव और डिसअप्रूव करना है। अगर वहां पर मान लो किसी, जैसे आप लोग किसी नेशनल पार्क में घूमने गए हैं, वहां पर कोई आपको अंदर रेस्टोरेंट, होटल्स या ऐसा रेजिडेंशियल प्लेस देखने को मिलता है, तो दैट कैन बी ओनली अप्रूव्ड बाय द वार्डन, ठीक है, वार्डन के द्वारा ही अप्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कम्युनिटी रिजर्व की बात की जाए, देखो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ जो हैं दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व ऐसा नहीं, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब इनाम से ही क्लियर हो रहा है कि जंगल की बात जब हो, जंगल के बिना, जंगल के लोगों के बिना ना हो। यहां पर जो लोग हैं, जो लोकल पीपल, वो अपने जंगल को खुद सिक्योर करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमेशा से जंगलों में रहा, और अधिकतर जंगलों का लाइफस्टाइल किन लोगों का रहा, ट्राइबल्स का। इसलिए कम्युनिटी रिजर्व आपको हमेशा ज्यादा कहां मिलेंगे, ट्राइबल एरियाज में ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर आपको कम्युनिटी रिजर्व ज्यादा मिलेंगे। कम्युनिटी रिजर्व में जंगलों को कम्युनिटी के थ्रू सिक्योर किया जाता है,
ठीक है। उसके बाद बात आती है इको सेंसिटिव जोन पे। अब इको सेंसिटिव जोन को थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज द इको सेंसिटिव जोन। मान लीजिए ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसके बाहर तक का एरिया जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हो सकता है यहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाए जिसकी वजह से, या रोड्स बन जाए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए जिसकी वजह से यहां पर क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। मान लो यहां पर कोई इंडस्ट्री लग गई और इंडस्ट्री का जो पानी है वो जंगल में जा रहा है, इसे जानवर पी रहे हैं और नुकसान हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके आसपास के एरिया को हम बफर बना सकते हैं, बफर बफर बना सकते हैं। अब बफर बनाने का रीजन क्या है? साफ तौर पर, सीधे तौर पर हमने कहा कि ये ऐसा जोन है जिसमें अगर मान लीजिए दिस इज प्रोटेक्टेड जोन, इसके बाहर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो उसका सीधा तौर पर नुकसान होगा आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है और उसके बाहर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई है जिसकी वजह से इस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए हुआ क्या, एक्ट आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सबसे पहली चीज निकल कर आई EIA, यानी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इसके साफ तौर पे मतलब है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको असेस करना है। चलो रिपोर्ट तैयार हुई। अब मान लो ये लगता है कि यहां पर अगर इंडस्ट्री आ गई तो इस एनवायरमेंट को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या होगा, नुकसान होगा और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट आता है आपका नो डेवलपमेंट जोन का, नो डेवलपमेंट जोन यानी NDZ। इसी नो डेवलपमेंट जोन को हम कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है आपके पास, इसके सराउंडिंग्स में 10 किलोमीटर तक का एरिया, 10 किलोमीटर तक का एरिया, दिस 10 किलोमीटर मस्ट बी अ नॉन डेवलपमेंट जोन। यानी यहां पर कोई भी नॉन डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यहां पर डेवलपमेंट होगा तो उसका सीधे तौर पर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा आपके प्रोटेक्टेड एरिया को। तो यहां पर हम कोई भी चीज नहीं लेकर आएंगे। कब आई ये चीज? 1986 में आई। देखो 1972 के बाद क्या बने, नेशनल पार्क्स, जूस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब चीजें बनी। लेकिन उसके जो आपने बना दिया है उसमें जो आपका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कंसेप्ट लेकर आए इको सेंसिटिव जोन का। क्योंकि 1986 में सरकार ने जिम्मेदारी उठा ली कि भैया, यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उठा ली कि हम इस चीज को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। यहां पर एक चीज बड़ी सोच समझने वाली है। मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन डेजिग्नेट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इको सेंसिटिव जोन या नो डेवलपमेंट जोन को सिर्फ कौन डिक्लेयर कर सकता है? इट इज यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। एज यू नो कि द फॉरेस्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। तीसरी चीज जो इस एक्ट में आती है दैट इज द नेशनल इन्वायरमेंटल, नेशनल इन्वायरमेंटल एपीलेट ट्राइब्यूनल। यानी कोई भी इंसान अगर क्राइम करता है, ठीक है, किसके प्रति? इन्वायरमेंट के प्रति क्राइम करता है, तो उसको यहां पर एजुकेट किया जाएगा। बाद में चलकर 2010 में इसी ने रूप लिया NGT का, यानी नेशनल ग्रीन्स ट्राइब्यूनल का रूप लिया। ये तीनों चीजें 1986 के एक्ट में आई, ठीक। सो दैट इज अबाउट 1986 एक्ट एंड द थिंग इज about your national parks. Now, another thing is to be known is the biosphere reserves. Biosphere reserves को थोड़ा जानते हैं कि what is a biosphere reserve? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या कह लो इनिशिएटिव किसका है? यूनेस्को का है। यूनेस्को का इनिशिएटिव है। प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फेयर।
मैन एंड बायोस्फीयर। इसको हम मैब के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1973 में ये प्रोग्राम चल रहा था। अब ये प्रोग्राम के अंडर ये है कि हमें इंसान के हेल्प से बायोस्फीयर को क्या करना है, सिक्योर करना है। सो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट इज नॉट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये उससे बाहर है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व किस किस चीज को कर सकता है? इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम्स। इसमें तीनों टाइप के, ये दोनों टाइप के आ सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या अप्रोच अपनाई जाती है? इसमें अप्रोच अपनाई जाती है कम्युनिटी अप्रोच। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं की हेल्प से बायोस्फीयर को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहां पर जो आपका बायोस्फीयर होता है, इसमें सबसे पहले ये आ गया कोर जोन। कोर, कोर में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड विद नो ह्यूमन एक्टिविटी। उसके बाद है आपका बफर जोन। दिस इज बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन में लिमिटेड, इसमें तो क्या है, कोर में नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। बफर जोन में क्या होगी? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होगी। इसके बाहर आ जाता है आपका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, अब ट्रांजिशन जोन जो है, इसमें आपके इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया जा सकता है। अब इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो आमतौर पर भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाता हो, उसे आप बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब हुआ ये कि नंबर ऑफ टाइम्स आपके अमेंडमेंट हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन एक एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2022, अमेंडमेंट अमेंडमेंट 2022 में किसमें हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कब आया था? 1972 में। इसका 2022 का अमेंडमेंट क्या कहता है? 6 शेड्यूल की जगह यहां पर 4 शेड्यूल बना दिए गए। 4 शेड्यूल। पहला शेड्यूल 1 क्या कह रहा है? एनिमल, इसमें एनिमल्स रखे गए जिनको क्या चाहिए? हायर प्रोटेक्शन चाहिए, हायर प्रोटेक्शन, ओके। शेड्यूल 2 में क्या रखा गया? एनिमल्स विद लेसर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन चाहिए लेकिन लेसर चाहिए प्रोटेक्शन, ओके। उसके बाद शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज उनको रखा गया। और शेड्यूल 4 में शेड्यूल स्पेसिमेंस अंडर साइट्स, अंडर साइट्स यहां लाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को थ्रू प्रोसेस। 1972 के बाद क्या बने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के बाद 6 की जगह 4 शेड्यूल आ गए। हायर प्रोटेक्शन, लेसर प्रोटेक्शन, प्लांट स्पीशीज। शेड्यूल 4 में कह दिया कि जो भी साइट्स में है, अब हमें पहुंचना है साइट्स पे, ठीक है। साइट्स क्या है? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि आपके जो स्पीशीज हैं उनके ट्रेड को प्रोहिबिट करता है, आपका साइट्स। अब साइट्स जो आ गया आपका इंटरनेशनल एक तरीके से कंजर्वेशन इनिशिएटिव आ गया। साइट्स, साइट्स पर बात करें तो उसकी फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora, of wild
flora and fauna. This is the complete name of the CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. यानी जो स्पीशीज दोनों तरीके से, एनिमल्स भी एज वेल एज प्लांट स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, उनके ट्रेड को क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। अब कब हुआ, इसको हम फेमसली क्या कहते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। वॉशिंगटन कन्वेंशन, यानी वॉशिंगटन कन्वेंशन किससे जुड़ी हुई है, इट इज रिलेटेड टू द साइट्स, वॉशिंगटन कन्वेंशन। उसके बाद मल्टीलेटरल कितने मेंबर्स हैं इसमें, 184 मेंबर्स हैं। ये अडॉप्ट कब हुई, अडॉप्टेड इन 1963, बट ये एनफोर्स कब हुई, एनफोर्स हुई है 1975। 1975। अब इसके कुछ अपेंडिक्सेस हैं। अपेंडिक्सेस का मतलब क्या है कि इसने ग्रेडेशन कर रखा है, जैसे हमने शेड्यूल 1 2 3 4 किया, इन्होंने भी क्या कहा, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। उसमें सबसे पहला है ऐसे स्पीशीज जिनके खत्म होने का खतरा है, थ्रेटेंड ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो खत्म होने वाले हैं उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड। दूसरे में क्या कहा, ऐसे स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट नॉट बट रिक्वायर कंजर्वेशन, यानी उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसे स्पीशीज के ट्रेड पर रोक लगाई। उसके बाद अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज हैं विच आर स्पीशीज विच आर एंडेंजर्ड इन एटलीस्ट वन कंट्री, यानी कम से कम एक कंट्री में वो क्या है, एंडेंजर्ड हैं, तो हम उसको डाल देते हैं तीसरी लिस्ट। ये 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पर क्या होगा, आपका कोई भी व्यापार या ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाइनटीन्थ जो आपका 19 सीओपी, सीओपी का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 184 देश मिलते हैं, बात करते हैं, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कहां हुआ, 2022 में पनामा में हुआ 19। और 19 इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट पब्लिश हुई, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने यहां पर क्या किया, इंडिया ने इनिशिएटिव लेकर आए ऑपरेशन तुर्त शील्ड। इंडिया ऑपरेशन तुर्त शील्ड, तुर्त शब्द आया टर्टल्स, किससे आया भैया, टर्टल्स। यानी इंडिया यहां पर बात कर रहा है कि हमें टर्टल वाइल्ड लाइफ क्राइम को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि टर्टल का जो शेल है इट इज इलीगली ट्रेड किया जाता है टर्टल का। तो 19 सीओपी में पनामा में हुआ, जहां पर पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट पब्लिश हुई और इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया टर्ट शील्ड, टर्टल के लिए, टर्ट शील्ड, TURT, टर्ट शील्ड। नेक्स्ट सबसे जरूरी चीज जो हमारी आ जाती है दैट इज IUCN। एंडेंजर्ड कौन बता रहा है, बात हो रही है ना एंडेंजर्ड की, एक्सटिंक्ट की, ये कौन बता रहा है, ये IUCN। अब हमें IUCN का जिक्र करना है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड, ग्लैंड इज इन स्विट्जरलैंड। ये काम क्या करता है, ठीक है, ये अपनी एक रेड डाटा बुक बनाते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये उन सारे स्पीशीज को मेंशन करते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हैं
या एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तो ये उन सभी को मेंशन करते हैं इस लिस्ट में। और ये जो रेड लिस्ट है इसमें दो टाइप के पेजेस हैं, एक तो पिंक पेजेस और एक हैं आपके ग्रीन पेजेस। पिंक पेजेस का मतलब है कि ऐसे स्पीशीज जो कि क्या है, खतरे में है, जिनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम अभी। और ग्रीन पेजेस में वो हैं जो कि एक अच्छे तरीके से एंडेंजर्ड थे बट रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, रिकवर्ड हो चुके हैं, उनको हम ग्रीन पेजेस में डालते हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसा आ जाता है इनका? सबसे पहला है एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट ई। उसके बाद दूसरा जो कम है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि जंगल में खत्म हो गया है, लेकिन एक्स-सिटू कंजर्वेशन, जू में अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, कंजर्वेशन उसका चल रहा है। तीसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि सीई बोलेंगे हम इसे, जो कि पिछले 10 साल में जिसकी पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, पिछले 10 साल में पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड टू मोर देन 90%। पिछले 10 साल में पॉपुलेशन कितनी घट चुकी है? 90% घट चुकी है, उसे हम बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड ई एन। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन घट चुकी है पिछले 10 साल में कितना? 70%। 70% ज्यादा पॉपुलेशन घट चुकी है। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड के बाद अगला है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है कि जिसकी पॉपुलेशन पिछले 10 साल में 50% घट चुकी है। वल्नरेबल, कितनी पॉपुलेशन घट चुकी है? 50% पिछले 10 साल। वल्नरेबल के बाद अगली चीज है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल का है वी एन। नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब खतरा। नियर थ्रेटेंड का मतलब है एंटी, एंटी का मतलब जो वल्नरेबल होने वाला है, नियर टू वल्नरेबल। नियर टू वल्नरेबल यानी पॉपुलेशन तो घटी है लेकिन 50% नहीं घटी, उसे हम क्या बोलेंगे? नियर थ्रेटेंड बोलेंगे। नियर थ्रेटेंड के बाद बोलेंगे लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट इज लीस्ट कंसर्न, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लीस्ट कंसर्न एल सी। पॉपुलेशन तो घट रही है बट नॉट एज मच, ठीक, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न के बाद है डाटा डेफिशिएंट। अगला क्राइटेरिया, अगली ग्रेडिंग है डाटा डेफिशिएंट, यानी जिसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं। द नाइन्थ इज नॉट इवेल्युएटेड, क्योंकि लगता है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसे इवेल्युएट करते ही नहीं है, यहां पर डाटा नहीं है, नो वैल्यूएशन। तो ये ग्रेडेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सबसे कम किसको मिलेगी, ठीक है। IUCN, दिस इज अ थिंग। दैट्स इट। चलो भाई, नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखती हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि इन्वायरमेंट का जिक्र कर रही है वर्ल्ड वाइड, 1972 में हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है इसे। और इसी के बाद इंडिया में जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसको बनाया गया था, फ्रेम किया गया था। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है, या कंजर्वेशन की तरफ ये पहला स्टेप था। और इसकी बात करें तो इसके बाद है आपका वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में डिसॉल्व कर दिया गया 1987 में। लेकिन इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट को फेमसली ब्रंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। और इसी रिपोर्ट से जो वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो SDG गोल्स की हम बात करते हैं, वो यहीं से निकल कर आया है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, 1992 में हुआ रियो डी जेनेरियो में। इसको फेमसली अर्थ समिट भी कहा जाता है। और यही एक ऐसा समिट है जिसके बाद एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो गई चीजें एनवायरमेंट को लेकर। 27 प्रिंसिपल्स टू गाइड द कंट्रीज, 27 प्रिंसिपल दिए गए ताकि कंट्रीज एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा फोकस हो सके। इट वाज साइंड बाय 175 कंट्रीज एंड ये 1992 में रियो में हुआ। इसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू हेल्प
टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल इश्यूज फाइनेंशियली। ये ग्रांट्स देते हैं वर्ल्ड वाइड ताकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सके। द नेक्स्ट थिंग इज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी फेमसली एजेंसी है यूएन की, बनाया कब गया 5 जून 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केनिया में, वो उसी के बाद बनाया गया, रियो डी जेनेरियो के बाद, अर्थ समिट के बाद। ये एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक पब्लिश करता है, ठीक है। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज 1988 में बनाया गया। इसका काम क्या है? दुनिया भर में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड कराना ताकि वो उस चीज को अपनी पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल कर सकें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। दे हैव द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द एवरीथिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और वो उस रिपोर्ट को जो आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक पहुंचाते हैं ताकि पॉलिसी मेकिंग में उन चीजों का ध्यान रखा जाए। द नेक्स्ट इज यूएन फेयर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी, फेमस 1994 में फ्रेम हुआ, हेडक्वार्टर है बून में, स्विट्जरलैंड में। और इसका टारगेट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना टू टैकल द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जब इसको शुरुआत में बनाया गया तो किसी भी देश पर कोई लिमिट नहीं रखी गई, देयर वाज नो इनिशियल लिमिट्स ऑन द एमिशन। बाद में जो लोग, जिन पार्टीज ने इसको साइन किया, वो बने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 3rd मीटिंग क्योटो में हुई, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ 1997 में, और इसने टारगेट्स को सेट कर दिया। साथ ही साथ इसने ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर दिया, CO2, CH4, N2O, SF6, HFC एंड PFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रामसर कन्वेंशन, फेमस है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। 1971 2 फेब को ये साइन हुआ रामसर में, द सिटी ऑफ ईरान। इसे 2 फेब को मनाया जाता है वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जहां पर ऐसा एरिया है जो कुछ टाइम पानी के अंदर, कुछ टाइम पानी के बाहर रहता है। इनफैक्ट पानी वहां पर हर चीज को क्या करता है? इफेक्ट करता है, उसे हम वेटलैंड कहते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर बनाएगी? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो भैया इन्वायरमेंट को लेकर सबसे पहला एक्ट भारत में जो आया था, इट वाज दिस एक्ट, और इसी एक्ट के अंदर बनाया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। काम क्या है? सरकार को एडवाइस करना एंड अदर थिंग्स, जो आपकी कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी इंडस्ट्रीज उन पर फाइन भी करना, या कोई भी इंडस्ट्री लेने से पहले जो एनओसी लेनी पड़ती है एनवायरमेंट की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही देगा। नेक्स्ट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में 1962 में एस्टैब्लिश हुआ अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स एक्ट 1960, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो कि एनिमल्स की क्रुएल्टी को टैकल करता है, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो किसी भी और चीज से हो। नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो कि फंक्शनिंग ऑफ जू को देखता है, और सेंट्रल जू अथॉरिटी को बनाया गया 1992 में बाय द अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि 1991 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद बनाया गया। इसके जो चेयरपर्सन है इज द मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज एंड 10 अदर मेंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स इन द एनवायरमेंट। थैंक यू।